नमस्कार दोस्तों। एक दिन आरव अपनी दुकान पर बैठा था। उसका छोटा भाई और नौकर भी दुकान में ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त थे। तभी मोबाइल की घंटी बजी। आरव की नजर जब स्क्रीन के डिस्प्ले पर पड़ी तो उसमें नेहा शर्मा का नाम आ रहा था। हालांकि आरव नेहा शर्मा नामक किसी युवती या महिला को नहीं जानता था, फिर भी उसने कॉल रिसीव करते हुए जवाब दिया। हेलो, आप कौन हैं? हाय मेरी जान, मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए। आपकी आवाज सुनने के लिए तो मैं न जाने कब से तरस रही थी। दूसरी ओर से आने वाला प्यार भरा नारी स्वर तो जैसे आरव के कानों में एक उत्तेजना भरी मिठास घोल गया था। आरव ने कहा, आप नेहा बोल रही हैं ना? आरव बात करने अब दुकान से दूर निकल गया था। जानू, कम से कम आपने मुझे पहचाना तो सही। दूसरी ओर से नेहा ने कहा। आरव बोला, देखिए नेहा जी, मैंने तो अपने मोबाइल के स्क्रीन डिस्प्ले में आपका नाम देखा था, इसलिए कह दिया। वैसे सच बात तो ये कि मैंने न तो आपको कभी देखा है और न ही आपसे कभी बात की है। वैसे आपकी आवाज बहुत स्वीट है, कहकर आरव मुस्कुराने लगा था। वैसे आरव शादीशुदा था। उसकी शादी हुए 7 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन आरव ने सोचा कि जब कुआं खुद ही चलकर उसके पास आ रहा है तो डुबकी लगा ही लेते हैं। उसने सोचा, यह लड़की नेहा शायद उसकी कोई अतृप्त इच्छा हो या शादीशुदा होगी और अपने मर्द से खुश नहीं रह पाती होगी। स्क्रीन में उसे नेहा के मोबाइल नंबर पर उसकी फोटो की भी एक झलक दिखी थी। जब से आरव ने उसकी फोटो देखी थी, वह तो उसका का दीवाना ही हो गया था। उधर से नेहा ने पूछा, आरव जी, मेरी तारीफ करने के बाद आपने तो चुप्पी ही साध ली है। कहाँ खो गए आप? अच्छा चलो बताओ, तुमने अभी तक शादी की है या नहीं? आरव बोला, नेहा जी, देखिए, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। शादीशुदा हूं। आप बताएं, आप विवाहित हैं या अविवाहित? नेहा ने कहा, आरव जी, मैं भी विवाहित हूं। शादी को 2 साल हो गए, मगर मेरे पति दुबई में नौकरी करते हैं। साल में बस एक बार ही यहाँ आते हैं। वैसे मुझे अब आपके ऊपर विश्वास होने लगा है कि आप वही मर्द हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं व्हाट्सएप पर कॉल करती हूँ, इससे आप भी मुझे देख लेंगे और मैं भी आपका दीदार कर लूंगी। वैसे आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना? आरव ने कहा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं तो आपका दीदार करने के लिए बहुत बेचैन हूँ। ये कहते हुए आरव अपनी दुकान के अंदर वाले कमरे में घुस गया और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। आरव का घर उसकी दुकान से काफी दूर था। दुकान के अंदर एक छोटा सा कमरा भी था जिसमें वह आराम कर लिया करता था। दोनों अब व्हाट्सएप पर बातें करने लगे थे। तभी आरव ने कहा, नेहा जी, आप तो बला की खूबसूरत हैं, कहीं किसी की नजर न लगे। नेहा ने कहा, आरव जी, आप भी बहुत हैंडसम हैं। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप पर मर मिटी हूँ। सच बात यह है कि मुझे एक बार जो मर्द पसंद आ जाता है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आरव बोला, नेहा जी, मेरी एक बहुत बड़ी दुकान है, खासा पढ़ा लिखा भी हूँ, समझ ही लेता हूँ। सच में एक नजर में ही आपने मेरे दिल को भीतर तक छू लिया है। उधर से नेहा ने कहा, जैसे आप बाहर से दिखते हैं, मुझे लगता है कि भीतर से भी आप काफी जानदार होंगे। आरव बोला, आप हमें एक बार मौका देकर तो देखिए। आपकी हर हसरत को पूरी न किया तो मेरा नाम आरव नहीं। नेहा बोली, तो आप बताइए कहाँ मिल सकते हैं? किसी होटल में मिले? आरव बोला, आपने तो मेरे दिल की बात ही कह डाली। आप बताएं किस होटल में मिलना चाहेंगे आप मुझसे? नेहा ने कहा, देखो आरव, पहली बार मिल रहे हैं हम दोनों, इसलिए होटल तो कम से कम अच्छा ही होना चाहिए। मेरठ में तो कई सारे अच्छे अच्छे होटल हैं, वहीं पर किसी अच्छे होटल में कमरा बुक कर मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। आरव ने कहा, इसका मतलब आप मेरठ में नहीं रहती? मैं तो सोच रहा था कि आप मेरठ की रहने वाली होंगी। वैसे यह तो बताइए, आप आखिर रहती कहाँ हैं? नेहा बोली, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है नेहा जी, जैसे ही मैं खाली रहूंगा किसी अच्छे होटल में कमरा बुक करके आपको बता दूंगा। कहते हुए आरव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वे दोनों कई दिनों तक फोन पर मीठी मीठी बातें करने लगे। नेहा से मिलने की आरव की बेताबी बढ़ती जा रही थी। एक दिन आरव ने नेहा को बता दिया कि उसने 2 दिन के लिए होटल में कमरा बुक कर दिया है। आरव अपने भाई को दोस्त की शादी में जाने को कहकर अपनी बाइक से घर से निकल गया था। उसने नेहा को फोन किया और मेरठ रेलवे स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया।
जब आरव नेहा के बताए गए स्थान पर पहुंचा तो नेहा वहां उसी का ही इंतजार कर रही थी। दिल्ली से आप कैसे और कब आईं? आरव ने पूछा। मैंने टैक्सी बुक की थी, बस अभी 5 मिनट पहले ही पहुंची हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची तो आपका फोन आ गया। नेहा ने आरव से हाथ मिलाते हुए कहा। आरव बोला, बैठो, मेरी बाइक पर आपको होटल ले चलता हूँ। होटल के काउंटर पर आरव ने अपनी आईडी जमा कर दी तो नेहा ने भी अपना आधार कार्ड वहां पर जमा करवा दिया। काउंटर में बैठे रिसेप्शनिस्ट ने उनकी आईडी की फोटोकॉपी करने के बाद ओरिजिनल आईडी दोनों को वापस कर दी थी। उन्हें वहां पर कमरा नंबर 83 मिला था। कमरे में घुसते ही आरव ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और नेहा को गले से लगा लिया। नेहा ने कहा, अरे छोड़ो भी, इतनी जल्दी क्या है? मैं कोई भागी तो नहीं जा रही हूँ। देखो, मुझे अभी काफी थकान सी हो रही है, इसलिए पहले मैं शावर ले लेती हूँ। कहते हुए नेहा तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। नेहा बाथरूम से बाहर निकली तो उसने अपने बदन पर केवल तौलिया लपेटा हुआ था। आरव आगे बढ़ा। वह शालू के सौंदर्य पर फिदा हो चुका था। वह अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से अटखेलियां करने लगे थे। दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। काफी देर के बाद जब दोनों थककर चूर हो गए तो आरव ने नाश्ता मंगवा लिया था। इस बीच नेहा मोबाइल पर लगी थी। कुछ देर के बाद दोनों ने नाश्ता किया। आरव, चलो अब कुछ देर बाहर घूम कर आते हैं, नेहा ने कहा तो आरव तैयार होकर उसके साथ चल पड़ा। होटल से बाहर निकलते ही नेहा के मोबाइल पर एक फोन आ गया। फोन में बात करने के बाद नेहा के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आरव ने कहा, क्या बात है, किसका फोन था और तुम इतनी घबराई हुई और परेशान क्यों लग रही हो? नेहा ने कहा। आरव, यहाँ तो गजब हो गया। यहाँ आने की बात मेरे भाई और भाभी को पता चल गई है। अब तो हम फंस गए। नेहा के चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई देने लगी थी। तुम घबराओ मत, वे यहाँ पर थोड़ी आएंगे, आरव ने नेहा को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन तभी वहां पर होटल के बाहर एक स्विफ्ट गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 युवक बाहर निकले और उन्होंने जबरदस्ती आरव को गाड़ी में डाल दिया। नेहा भी उस गाड़ी में बैठ गई। वहां पर एक बाइक भी खड़ी थी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही 2 युवक बाइक पर बैठ गए और स्विफ्ट गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। गाड़ी काफी देर घूमती रही। आरव के गाड़ी में बैठते ही 2 युवक बुरी तरह उसे पीटने लगे थे। अब देख साले, हम तुझे कैसे सलाखों के पीछे करते हैं। उनमें से एक युवक ने आरव के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा। आरव ने गाड़ी में चारों ओर नजर घुमाते हुए देखा तो वहां पर उसे मिलाकर कुछ 6 लोग बैठे थे। उनमें से 2 युवतियां भी थीं। युवतियों में एक तो नेहा थी और दूसरी रुबीना थी, जिसे नेहा भाभी कहकर संबोधित कर रही थी। पिटते हुए एक बार आरव ने नेहा की भाभी की तरफ असहाय नजरों से देखा, जैसे वह उससे रहम की भीख मांग रहा हो। रुबीना ने उसे देखा तो वह समझ गई थी कि आरव अब पश्चाताप कर रहा है। अरे छोड़ो छोड़ो, बेचारे की जान ही ले लोगे क्या? रुबीना ने युवकों को रोकते हुए कहा। आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बचा लो भाभी, ये लोग तो मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। मैं अकेला ही दोषी नहीं हूँ। मुझे नेहा जी का एक दिन फोन आया था, मैं इनकी बातों में बह गया था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रुबीना बोली, देख आरव, अगर तू बचना चाहता है तो तू हमें अभी 50 लाख रुपए दे दे, नहीं तो हम तेरे खिलाफ पुलिस में रेप का मुकदमा करवा देंगे, फिर तू सड़ता रहेगा जेल में। वे सब जब आपस में बातें कर रहे थे तो आपस से एक दूसरे को नाम से संबोधित कर रहे थे, इसलिए अब आरव उन सबके नाम भी जान चुका था। 50 लाख रुपए की बात सुनकर तो आरव एकदम से घबरा ही उठा था। वह बोला, यह तो बहुत बड़ी रकम है, यह रकम तो मैं अपनी सारी जमीन बेचकर भी नहीं दे सकता हूँ। फरहान ने कहा, देख आरव, पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। अगर तुझे ये ज्यादा लग रहे हैं तो तू ही बता कितने रुपए में फाइनल करे। आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो भाई, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। फिरोज ने कहा, देखो आरव, मैं 10 लाख रुपए पर यह डील फाइनल कर रहा हूँ। अब तुझे ये रकम हमें देनी पड़ेगी, तभी हम तुझे आजाद कर पाएंगे। इतनी बड़ी रकम तो मैं ना दे पाऊंगा। आरव बोला, अच्छा तो फिर तू हमारी बात अपने अब्बू अम्मी अपनी बीवी से करवा, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। फिरोज ने आरव का फोन उसके हाथों में देते हुए कहा। आरव बोला,
देखो भाई, मेरे घर वालों को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। देखो ना, मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है। आरव ने उन्हें अपना फोन दिखाते हुए कहा। फिरोज ने कहा, अब तुझे बदनामी दिखाई दे रही है। जब नेहा को फंसा रहा था तब तुझे शर्म नहीं आई। तेरा सिम मैंने अपने मोबाइल में डाल दिया है, अब बात कर। आरव ने पहले अपने भाई को फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। उसके बाद फिरोज ने आरव को उसकी पत्नी को फोन करने को कहा। आरव ने अपनी पत्नी से बात की तो उसी बीच फिरोज ने आरव की पत्नी को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे शौहर आरव ने हमारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है, इसलिए तुरंत 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो, नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद फिरोज और उसके साथियों ने एक बार फिर आरव की जमकर पिटाई की और से फिर उसे कार से नीचे फेंक दिया। जाते जाते वे आरव को यह चेतावनी देकर चले गए कि तू ऐसे रास्ते पर आने वाला नहीं है, हम अब तेरी रिपोर्ट पुलिस में कराने जा रहे हैं। इसके बाद आकिल ने एक टेलीफोन बूथ से अपने भाई को फोन किया, क्योंकि वह उस समय चलने की स्थिति में भी नहीं था। मेरठ के थाना प्रतापपुर के एसएचओ अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी 2 युवतियां और 4 से 5 युवक उनके पास आ पहुंचे। एसएचओ को रूबीना नाम की युवती ने बताया कि मेरठ निवासी आकिल ने उसकी ननद नेहा के साथ प्रेम का झांसा देकर रेप किया है, लिहाजा आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर उसके ऊपर खड़ी कार्रवाई करें। एसएचओ ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उनकी लिखित रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। तभी वहां पर आरव भी अपने भाई व पत्नी के साथ आ पहुंचा और उसने अपनी पूरी दास्तान एसएचओ को बता दी। आरव बहुत बुरी स्थिति में था, वह अपने बयान भी बड़ी मुश्किल से दे पा रहा था। उसके बयान देते ही 5 युवक और अपने आप को पीड़ित नेहा की भाभी बताने वाली रूबीना एक एक करके वहां से खिसक गए। अब तक ये मामला एसएचओ की समझ में आ चुका था कि यह रिपोर्ट फर्जी है और ये हनी ट्रैप का मामला है। अब थाने से नेहा शर्मा भी धीरे से खिसकने लगी तो पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उससे विस्तृत पूछताछ करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने इस घटना की सूचना तुरंत अपने उच्च अधिकारियों दे दी और एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दिल्ली की रहने वाली 2 मुस्लिम युवतियों के साथ हनी ट्रैप के जरिए रंगदारी मांगने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। रिहाना और रुबीना फोन से नए लोगों से बात कर दोस्ती करती और संबंध बनाने के लिए किसी होटल में बुलाती थी। फिर होती थी शिकार करने की कहानी शुरू। ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से पुरुषों को अपने मोहजाल में फंसाती थीं। कई बार जब दूसरी ओर से उनसे कोई यह प्रश्न करता था कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, तब रिहाना और रूबीना गलत नंबर मिल जाने की बात कर देती थीं। अधिकतर कॉल्स में तो शिकार खुद ही फंस जाता था। उसके बाद खुद लोगों का फोन उनके पास आ जाता था, वे खुद ही दोस्ती करने की बात करने लगते थे। इसके बाद रिहाना और रूबीना लोगों के होटल में बुलाती थीं। कई बार मोबाइल से ही वीडियो बना लेती थी, फिर उस व्यक्ति को पकड़कर उसे ब्लैकमेल करते थे और फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। दोस्तों, आज के समय में हनी ट्रिप की घटना काफी बढ़ चुकी है। आज हमारे समाज में काफी ऐसे लोग होते हैं जो पैसे कमाने के चक्र में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी घटना होने पर पुलिस को सूचित करें और किसी को भी पैसे ना दें। दोस्तों, ये सभी नाम बदले हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 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 नमस्कार दोस्तों, ये बात कुछ दिनों पहले का ही है। आकाश का किसी काम से बाहर अपनी साली के गांव में जाना हुआ। आकाश की साली पलक, जिसकी उम्र करीब 28 साल है। पलक आकाश को पसंद करती थी। आकाश की शादी के पहले जब उन दोनों की दोस्ती थी, तब से ही आकाश और पलक की बहुत अच्छी बनती थी। तब उस समय भी कुछ कुछ उमंगें एक दूसरे के लिए दोनों के मन में थीं, मगर दोनों कभी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए। फिर एक दिन पलक की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब तो वो एक बच्चे की माँ भी है, मगर अभी भी उसका जब फोन आता है तो आकाश के दिल में एक उम्मीद फिर से जाग जाती है। तो हुआ कुछ यूं कि आकाश ऑफिस के काम से उसके शहर जाना पड़ा। आकाश बीवी ने पलक को पहले ही फोन करके बता दिया था कि तेरे जीजू आ रहे हैं,
पलक फोन पर आकाश से बोली, जीजू आप आएंगे तो हमारे घर में ही रुकिएगा, हम आपको अपने से दूर किसी होटल में नहीं रुकने देंगे। आकाश ने भी कहा, ठीक है साली जी, इस बार तुम्हें भी अपनी सेवा का मौका देंगे। आकाश तय दिन पर उसके शहर पहुंचा। उसका पति आकाश स्टेशन लेने आया था। आकाश वहां पहुंचने में शाम हो गई थी, तो दोनों स्टेशन से सीधे एक बार में चले गए और रात करीब 8 बजे हम दोनों पलक के पास घर पहुंचे। वहां पलक आकाश का इंतजार कर रही थी। घर में घुसते से ही उसका पति बोला, अरे वाह, आज जीजा आने वाला था तो बड़ा बन संवर के बैठी हो। पलक बोली, और क्या, आप तो हमारी कद्र ही नहीं करते हो, तो इसीलिए आज मैं अपने जीजा के ही लिए सच संवर रही हूँ। और सभी ने उस बात को हंसी में टाल दिया। फिर आकाश फ्रेश होकर जब खाना खाने आया तो उसका पति घर में नहीं था। आकाश ने पूछा, ये कहाँ चला गया है? पलक बोली, तुम्हारी पार्टी से उनका पेट नहीं भरता है तो वो और इंतजाम करने गए हैं। आकाश की साली अपने पति से दुखी थी। पलक बोली, चलो जीजू, हम लोग खाना खा लेते हैं, उन्हें तो आने में देर हो जाएगी। आकाश को भी बहुत भूख लगी थी। पलक ने दोनों के लिए खाना लगाया और दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मगर बार बार आकाश को लग रहा था कि वो बात तो मुझसे कर रही है, मगर उसका मन कहीं और लगा हुआ है। आकाश ने शरारत भरे लफ्जों में पूछ ही लिया, क्या बात है? पलक, पति के बिना खाने में मन नहीं लग रहा है क्या? पलक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उनका रोज रोज का ही काम है। फिर आकाश ने पूछा, क्या बात है? फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों है? मगर उसने बात को वहीं टाल दिया। आकाश ने भी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद पलक ने कहा, चलो सैर करके आते हैं। बच्चा सो गया था तो दोनों पलक घर के सामने के पार्क में टहलने लगे। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों टहलने लगे और एकदम से पलक ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और टहलने लगे। फिर दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। पलक बोली, क्या यार, कहाँ हम दोनों शादी करके फंस गए हैं। पहले के ही दिन कितने अच्छे थे। फिर दोनों पुराने दिनों की बातों में खो गए और उन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहा। कुछ देर बाद दोनों घर में अंदर आ गए। कुछ देर बाद पलक का पति भी नशे में टुन्न होकर आ गया। आकाश अपने कमरे में था। उसके पति की कुछ चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। आकाश अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तभी वहां से पलक आकाश के रूम के गेट पर आ गई और आकाश से बोली, क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं रहे हो? आकाश ने कहा, तुम भी तो नहीं सो रही हो। पलक बोली, मुझे तो अक्सर रातों को देर तक अकेले जागने की आदत सी है। फिर आकाश ने उससे कहा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पलक ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। हर किसी की फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। आकाश ने पलक से पूछा, क्या तुम्हारे पति सो गए? पलक बोली, हाँ, वो तो रोज ही मुझसे पहले सो जाते हैं। शाम को पैंट ऑफिस से पीकर ही आते हैं और फिर घर में भी पी लेते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। उनकी इसी आदत की वजह से मैं उनसे खुश नहीं रहती हूँ। आकाश ने कहा, किस आदत से, दारू पीने की या जल्दी सोने की? पलक ने हल्के से हंसकर कहा, दोनों आदतों से तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आकाश ने उसे कुरेदना शुरू कर दिया तो वो टूट गई और बताने लगी, पलक का पति शराब का आदी हो गया है और जब से ये बच्चा हुआ है तब से पलक का पति पलक के साथ बदला बदला रहने लगा है और हर समय पलक पर शक करता रहता है। पलक किसी से बात करती हूँ तो वो पलक से लड़ाई झगड़ा करता है। ये कहते कहते पलक रोने लगी। उसका रोना देखकर आकाश उठा और उसके आंसू पोंछने उसके पास गया। आकाश ने पलक को चुप कराया और आकाश ने पलक से कहा, मैंने तुम दोनों की सब बातें सुन ली थी और मैं कल ही यहाँ से निकलकर किसी होटल में रूम लेकर रुक जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। पलक बोली, दरअसल वो कल बाहर जा रहा है और उसे इसी बात का डर है कि वो बाहर जाएगा और हम दोनों अकेले इस घर में रहेंगे। इसी बात पर वो मुझसे लड़ रहा था। आकाश ने पलक से कहा, ठीक है, कल उसके जाने के पहले मैं होटल में चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अगली सुबह आकाश उठा तो पलक का पति सो ही रहा था और पलक अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। आकाश ने पलक से कहा, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। तुम अपने पति को बता देना
कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो मैं वापस अपने शहर चला गया हूँ। आकाश पलक के घर से थोड़े ही दूर एक होटल में रूम लेकर वहीं आराम करने लगा। तभी आकाश के फोन की घंटी बजी और देखा तो फोन पलक का ही था। पलक ने कहा, मेरे पति चले गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा घर होते हुए भी तुम एक होटल में रुके हुए हो। यह कहकर वो फोन पर ही रोने लगी तो आकाश उसे चुप कराने लगा और फिर बोला, चलो ठीक है, आज हम साथ में लंच करते हैं, मैं घर आ जाता हूँ या तुम यहीं होटल आ जाओ। पलक ने कहा, नहीं, अभी बच्चा स्कूल से आएगा तो अच्छा होगा कि तुम ही घर आ जाओ। आकाश दिन में फिर उसके घर पहुंच गया और जाते जाते बाजार से पलक के लिए एक ड्रेस भी ले ली थी। जब आकाश पलक के घर पर पहुंचता है तो है देखता ही रह जाता है। पलक बेड पर लेटी हुई थी और उसे काफी गहरी चोट लगी थी। आकाश ने पलक से पूछा तो पलक ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया। आकाश को बहुत गुस्सा आया। पलक के सर में चोट लगी थी। पलक ने आकाश से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश ने पलक से कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पलक ने मना कर दिया। पलक ने आकाश से कहा कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी मालिश कर सकते हो। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तेल गर्म करके लाता हूँ। आकाश तेल गर्म करके लाया और पलक की कमर पर मालिश करने लगा। पलक को काफी राहत महसूस हो रही थी। आकाश ने वो ड्रेस गिफ्ट में दी तो वो बहुत खुश हो गई। पलक बोली, अब जबकि मेरा पति नहीं है तो क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि मेरा पति तो 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। तो आकाश ने मना कर दिया। तभी पलक बोली, कितना अच्छा होता कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती। हम दोनों की कितनी जमती है और हम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी कितना ख्याल रहता है। हम दोनों मिलकर एक परफेक्ट मैच बनाते। पलक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम परफेक्ट मैच तो अभी भी बना सकते हैं। पलक ने अपने जीजा आकाश से कहा, कल रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? आकाश ने कहा, नहीं तो अच्छी नींद आई थी, क्यों, कोई बात है? पलक बोली, नहीं, मैंने तुम्हें रात में बालकनी में देखा था। आकाश ने कहा, हाँ, अंदर थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो टहलने गया था। आकाश की साली आकाश के प्यार के लिए उतावली हो रही थी। पलक मुस्कुराने लगी तो आकाश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पलक बोली, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझसे कह क्यों नहीं देते? ये सुनते से ही आकाश आश्चर्यचकित रह गया। आकाश ने कहा, नहीं पलक, ऐसी कोई बात नहीं है। पलक बोली, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आकाश बात को टालने लगा। तभी वो उठकर आकाश के सामने खड़ी हो गई और उसने आकाश के गले में अपनी बाहें डालकर रोने लगी। आकाश उसे चुप कराने लगा। पलक बोली, मैं तुम्हें तभी से प्यार करती थी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, मगर दीदी की वजह से कभी बोल नहीं पाई। आकाश ने पलक को समझाते हुए कहा कि तुम और मैं अब अपने अपने रास्ते पर जा चुके हैं, जहां से कभी वापस नहीं लौट सकते। आकाश ने पलक को कहा कि तुम्हारा अपना परिवार है और मेरा भी अपना परिवार है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पलक करने को तैयार नहीं थी। आकाश पलक को समझने में लगा हुआ था। आकाश ने पलक को कहा कि हमारी वजह से अब 2 परिवार को दुख पहुंचना ठीक नहीं है और इसका तुम्हारे बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तुम नहीं जानती हो। तुम केवल अपने बारे में कैसे सोच सकती हो। काफी समझाने के बाद पलक ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, अब जैसा मेरी किस्मत में होगा उसे देखा जाएगा। आकाश वापसी अपने घर लौट आया। पलक अब अपनी जीवन को अपने हिसाब से जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, राज 27 साल का अच्छे स्वभाव और हंसमुख व्यक्तित्व वाला आदमी और उसकी बीवी निशा 24 साल की सुंदर और खुश मिजाज है। दोनों हर बात शेयर करते, खुले विचार वाले थे। कुछ अलग अलग अनुभव लेने का शौक था दोनों को। राज एक कंपनी में जॉब करता था और निशा एक हाउसवाइफ थी। निशा को पेंटिंग वगैरह बनाने का शौक था और सजने संवरने का भी शौक था। इन दोनों का एक अलग ही जोड़ा था जिसमें न कोई बंधन न कोई रोक टोक, सिर्फ आजादी। शाम को दोनों आमतौर पर काफी एंजॉय करते थे। राज की कंपनी में उसका एक दोस्त काम करता था जिसका नाम आलोक होता है।
आलोक की पत्नी, जो कि घर के साथ अपना एक ब्यूटी पार्लर चलती थी। राज और आलोक की काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उन दोनों की पत्नियां अभी तक एक दूसरे से नहीं मिली थी। एक दिन दोनों दोस्त अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान करते हैं। अगले दिन छुट्टी थी, दोनों काफी एक्साइटेड थे दूसरे कपल को मिलने के लिए। राज और निशा घर से निकले। दोनों तयशुदा स्थान पर पहुंचे। आलोक और उसकी पत्नी नेहा भी आ गए। राज और निशा अपनी कार से नीचे उतरे। आलोक और नेहा भी अपनी कार से नीचे उतरे। जब निशा ने उस कपल को देखा तो चौंक गई, क्योंकि यह वही है जिस ब्यूटिशियन के पास निशा जाती है। वैसे दोनों सहेलियों जैसी थी। सामने नेहा भी चौंक गई। राज और आलोक अपनी पत्नियों की भी एक दूसरे से जान पहचान करवा देते हैं, पर दोनों अभी चुप रही, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। जब इंट्रोडक्शन हो गया तो निशा और नेहा हंसने लगी। दोनों के हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तो दोनों ने बताया कि वे एक दूसरी को जानती हैं। फिर तो क्या था, दोस्ती पक्की हो गई। अगले हफ्ते दोनों कपल ने साथ में डिनर का प्लान किया। अगले हफ्ते दोनों कपल डिनर पे मिले, साथ में डिनर किया। दोनों की तालमेल भी बैठ गई। फिर एक बार साथ में घूमने गए। उसके बाद दोनों कपल की सारी शर्म चली गई, क्योंकि सामने आलोक और नेहा भी अच्छे स्वभाव के हंसमुख थे। एक दिन राज और निशा ने आलोक और नेहा को घर बुलाया। जब वे दोनों घर पहुंचे, दोनों ने स्वागत किया और साथ में पार्टी भी की। अब उन लोगों में हंसी मजाक वाली बातें करनी चालू कर दी थी। ऐसे ही दिन पे दिन और हफ्ते पे हफ्ते बीत रहे थे। इन दोनों कपल्स में से एक दूसरे की बीवी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों कपल में एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया था। दोनों की बीवियां एक दूसरे के पति के साथ खूब मजाक करने लगी थी, जिसमें नेहा को राज से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। वह जब राज के साथ घूमने वगैरह जाती तो बोलती, काश मैं तुम्हारी पत्नी होती, हम पूरा दिन साथ साथ रह पाते। पर राज हंसकर टाल देता था। पर एक बार जब आलोक बाहर गया था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल से नेहा को फोन आया कि आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है, आप आ जाएं। उसके मोबाइल में से आपका नंबर मिला, इसलिए फोन किया। तब नेहा को पता चला कि आलोक का एक्सीडेंट हुआ है। वह तो पूरी की पूरी टूट गई। वह जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंची। उसने राज और निशा को भी फोन करके बुला लिया। राज और निशा अस्पताल पहुंचे। तब निशा और नेहा एक दूसरे के गले पड़ के जोर जोर से रोने लगी। अभी भी आलोक आईसीयू में था। ऐसे ही रात से सुबह हुई। तब डॉक्टर ने बाहर आकर बोला, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, सब बिखर गया। नेहा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आलोक को अग्निदाह दिया गया और सब विधि संपन्न की गई। नेहा को कुछ दिन निशा अपने घर ले आई, ताकि नेहा अपने दुख से उबर सके और नए सिरे से जिंदगी चालू कर सके, पुरानी यादें भुला सके। पर जब भी वह यहाँ राज और निशा को साथ में देखती तो उसे मिलन की याद आती। तब जोर से रोने लगती। नेहा को शांत कराने के लिए राज और निशा नेहा को बीच में बिठा के उसे हंसाने की कोशिश करते। जब दोनों कहीं भी जाते तो नेहा को साथ ले जाते और पूरा ख्याल रखते। हफ्तों के बाद महीने और महीने पे महीने बीत गए। अब नेहा अपना दुख भूलने लगी थी और अपने घर जाकर ब्यूटी पार्लर संभाल लिया था। पर राज और निशा नेहा से मिलने जाते रहते। एक बार निशा 2 दिन के लिए अपने मायके गई। तब राज का खाना वगैरह नेहा के घर ही होता था। नेहा ने कहा कि राज, तुम निशा को छोड़ दो। राज ने उसको काफी भला बुरा कहा, लेकिन अपने दोस्त के कारण राज चुप रहा। नेहा को राज से काफी लगाव हो गया था। उसने राज से कहा, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राज ने कहा, पागल जैसी बातें मत करो, निशा को क्यों छोड़ दूं मैंने उससे शादी की है, खेल थोड़े ना खेला है। नेहा ने कहा, तो क्या मैं इशिता जितनी खूबसूरत नहीं? राज ने कहा, ऐसी बात नहीं, तुम पागलपन दिखा रही हो। नेहा ने गुस्सा होकर, अगर मैं निशा को मार दूं तो तब तो मुझसे शादी करोगे ना? राज पूरे गुस्से में नेहा को धक्का देकर जाने लगा। तब नेहा ने हाथ खींच के रोका और बोली, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। राज ने कहा, ऐसा मजाक मुझे नहीं पसंद, दोबारा न करना। नेहा ने कहा, ठीक है बाबा, सॉरी। पर राज नहीं जानता था कि नेहा के दिल में उसे पाने की इतनी चाह है। उसके बाद जब निशा और नेहा मिली
तब मजाक मजाक में नेहा ने निशा को भी कहा, राज को छोड़ दो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तब निशा ने हल्के में लेकर बोली, मुझे तो राज ही चाहिए, पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नेहा ने हंसकर कहा, मुझे राज पसंद आ गया है। नेहा के दिमाग में राज को पाने की चाह बढ़ने लगी। दिमाग में निशा को मारने और राज से अलग करने की तरकीबें सूझने लगी। पर निशा उसकी सहेली थी, इसलिए उसे मारना नहीं चाहती थी, पर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि राज उसे छोड़ दे। तब उसे एक तरकीब सूझी कि फेशियल के बहाने निशा के चेहरे को बिगाड़ दूं, कुछ केमिकल वगैरह से, और राज उसका मुंह देखना भी पसंद न करे। तब राज मेरे पास ही रहेगा और मैं सारा दोष प्रोडक्ट पर डाल दूंगी कि उसकी स्किन को सूट नहीं किया और रिएक्शन हो गया। ऊपर वाले की करनी भी ऐसी थी कि निशा ने नेहा को वैक्स और फेशियल के लिए अपने घर बुलाया और प्लान के मुताबिक नेहा गई और निशा के हाथ पैरों का वैक्स किया, फेशियल किया और आखिर में केमिकल वाला मास्क लगाकर बोली, मुझे पार्लर में काम है, मैं निकल रही हूँ, तुम 15 मिनट के बाद धो देना। ध्यान रहे 15 मिनट से ज्यादा ना हो, वरना स्किन डैमेज हो सकती है। और निकल गई। 5 मिनट के बाद केमिकल ने निशा के चेहरे पे असर करना चालू किया। उसे जलन होने लगी। निशा ने अपना मुंह धो डाला, पर क्या था, एक बार केमिकल स्किन के अंदर उतर गया था। थोड़ी देर में निशा का चेहरा लाल पड़ गया और फोले जैसे पड़ने लगे। उसने नेहा और राज दोनों को फोन किया। दोनों आ रहे थे यहाँ। निशा को इतनी जलन हो रही थी कि उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने बताया कि स्किन पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेहा ने बोला, मैंने निशा को बोला ही था 15 मिनट के अंदर धो देना उसकी स्किन। ये सहन नहीं कर पाई। नेहा मन में खुश थी। डॉक्टर ने बताया, अब इसका चेहरा ऐसा ही रहेगा, लाल ब्राउन और पोले वाला। तब निशा खूब रोने लगी। राज ने कहा, रो क्यों रही हो पगली, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। तब नेहा को थोड़ा झटका लगा कि अब भी राज मेरा नहीं होगा, पर मेरे जलवे से कैसे बचेगा। जब निशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो राज फीस भर रहा था। तब उसने देखा कि नेहा एक आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी जब चलता बना तब राज ने नेहा के पास जाकर पूछा, कौन था वह? अचानक राज के पूछे जाने पे नैना हड्डबधा गई और बोली, कोई नहीं, बस हेल्प मांग रहा था पैसे के लिए। और नेहा निशा के पास चली गई। राज को लगा कि उस आदमी को हॉस्पिटल में शायद पैसे की जरूरत हो। मैं निशा के नाम से दान करना चाहूंगा ताकि निशा जल्द ही ठीक हो जाए। राज उस आदमी के पीछे गया और बोला, भाई साहब, आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? वह आदमी मुड़ा और बोला, जी हाँ साहब, मेरी पत्नी है। तो राज ने बोला, कितने पैसे की जरूरत है? आदमी बोला, 5,000 साहब। राज ने पैसे निकाल कर दे दिए। तब वह आदमी रोने लगा। राज ने कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मेरी भी बीवी हॉस्पिटल में है, इसीलिए अपनी बीवी का इलाज करवाओ। और जाते जाते राज ने यूं ही पूछ लिया, आप उस औरत से पैसे क्यों मांग रहे थे? आप जानते हैं उसे? वह आदमी, जी हाँ साहिब, वह औरत मेरे पास से एक केमिकल ले गई थी। मैं केमिकल की शॉप में काम करता हूँ। यहाँ ये दिखी तो मैंने सोचा कि मैंने इसकी मदद की थी, शायद यह भी मेरी मदद करेगी। पर उसने मुझसे कह दिया कि दोबारा मेरे सामने भी मत आना, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। राज को थोड़ा शक हुआ। उसने पूछा, कौन सा केमिकल लेकर गई थी? तब उस आदमी ने बताया कि उसे ऐसा केमिकल चाहिए था कि उससे मौत न हो, पर बाल और खाल को नुकसान करे। तब राज को पूरी बात समझ में आने लगी। राज ने उस आदमी को बोला, ठीक है, आप जाओ और देखिए, मैंने आपकी मदद की, पर आप ऐसी मदद किसी को दोबारा न कीजिएगा कि किसी को नुकसान हो। ऊपर वाला सब देखता है, आपने बुरा किया तो आपके साथ भी अंजाम बुरा ही हुआ। वह आदमी, जी साहब, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, आज मेरी आंखें खुल गईं। जाते जाते वो आदमी बोला, साहब, जब मैंने उस औरत से पूछा कि केमिकल क्यों चाहिए तो उसने बोला कि किसी को पाने के लिए, और फिर बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? राज को पूरी बात समझ में आ गई। उसने जाते जाते उस आदमी से बोला, तुमने जो केमिकल दिया था उसका इस्तेमाल मेरी बीवी पर हुआ है और अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह आदमी राज के पैरों में पड़ गया, रोने लगा, मुझे माफ कर दें साहब, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आपके साथ बुरा किया, फिर भी आप मेरा भला कर रहे हैं। राज, क्योंकि
आज मैं आपके साथ बुरा करता हूँ तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। कभी ना कभी मुझे वह भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको माफ किया। आप अपनी बीवी का इलाज करवाए। फिर राज निशा को हॉस्पिटल से घर लेकर आया और 2-3 दिन बाद राज ने अपना ट्रांसफर दूसरे दूर शहर में करवा लिया। अचानक दोनों ने शहर छोड़ दिया। उसके बाद जब नेहा राज के घर आई तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वे लोग शहर छोड़ चुके हैं। जब नेहा ने राज को फोन लगाया तब राज ने बताया, नेहा हमने तुमको हमारी फ्रेंड माना था और हमारे साथ ही तुमने ऐसा किया। नेहा को सब समझ में आ गया। राज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम निशा के चेहरे को बिगाड़ दोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? मैं निशा से प्यार करता हूं, उसके रूप से नहीं। नेहा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। राज ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब से हमें संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब से ये नंबर भी मैं बंद कर रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी जियो और हम हमारी ओर फोन काट दिया। 5 साल बाद आज राज और निशा दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। राज ने निशा की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है और निशा पहले जैसी ही खूबसूरत लगने लगी है। वहाँ नेहा भी अब अपना ब्यूटी पार्लर संभाल रही है। दोस्तों, हमारे इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार के अनेकता फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को शैक्षणिक जानकारी देकर आज हमारे समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूक करवाना है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।